हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम विलियम शेक्सपियर के रिवीजन के थ्रू देखेंगे वीडियो, मतलब विलियम शेक्सपियर को रिवाइज करेंगे, वो भी कुछ क्वेश्चन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है चैनल पर, सारे वो आपके मतलब अभी जो रिसेंट मैंने अपलोड किए हैं वो आपके रिवीजन के लिए ही मैं रख रही हूँ सारी, चाहे आपके वर्ड्सवर्थ की पोएम की लाइन्स हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, सारा कुछ मैंने वहाँ पे यूट्यूब पे डाला है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। वर्ड्सवर्थ की लाइनें, मिल्टन की लाइनें, अभी मिल्टन की लाइनें बाकी हैं तो वो भी हम करेंगे। शेक्सपियर की कुछ लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करने वाले हैं। बट आज हम कुछ ऐसे वर्क्स देखेंगे जो उनके किसने किस पे मतलब मूवी कौन सी बनी, किसने क्रिटिकल कमेंट क्या कहा, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले ये पीडीएफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, ये इसमें कंप्लीट आपको रूल्स मिल जाते हैं, इसमें कंप्लीट रूल्स मिल जाते हैं, ग्रामर के रूल्स मिल जाते हैं। ये आपके पीजीटी वालों के लिए है जिसमें आपको 18 राइटर कवर मिल जाते हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है और वन लाइनर है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये वाली जो पीडीएफ है इसमें इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है। एंड सेकंड जो पीडीएफ है इसमें 4 राइटर को कवर किया गया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, वन लाइनर है। थर्ड जो पीडीएफ है इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है और एमसीक्यूज के थ्रू कवर किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन कॉमन है आप लोग का कि दोनों पीडीएफ में फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है। तो दोनों का क्वेश्चन अलग है, वन लाइनर है, ये प्रैक्टिस है तो ये वन लाइनर है, तो इतने में फ़र्क है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, पीडीएफ को भी ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए जैसे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ये किसने कहा है? D.H. लॉरेंस, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस हेवुड, डी क्वेंसी। किसने कहा है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आई एम स्ट्रक विद वंडर मतलब मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिवियल पीपल को देख के, म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। तो ये बात वो सीधा शेक्सपियर के कैरेक्टर जो हैं उन पर बोल रहे हैं कि शेक्सपियर के कैरेक्टर जो हैं मुझे बहुत सामान्य, बहुत तुच्छ प्रतीत होते हैं। जब भी मैं उनका प्ले देखता हूँ या प्ले पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उनके कैरेक्टर बहुत सामान्य है, बहुत तुच्छ मुझे फील होते हैं, बहुत ट्रिवियल टाइप के होते हैं। लेकिन जब उनकी भाषा में देखता हूँ, उनकी भाषा इतनी सुंदर है, इतनी गहराई भरी भाषा बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है ये देख के। ठीक है, तो यहाँ पे वो शेक्सपियर के प्लेस की विशेषता को दिखा रहे हैं, तो D.H. लॉरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक मिनट, ओके चलिए। नेक्स्ट वन है, हुज बुक इज़ विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो पब्लिश हुआ था 2015 में। पूछा जा रहा है कि किसकी बुक है विलियम शेक्सपियर, ये याद रखना है, विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किसने लिखा है? स्टैनले वेल्स, एसी ब्रैडले, केजी पंडित, नन ऑफ दीज। तो ये याद रखना है। ये जो बुक है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश कराई गई है और इनके जो के फेमस राइटर हैं वो स्टैनले वेल्स हैं। ठीक है, स्टैनले वेल्स, ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फेमस ये शेक्सपियर के विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शेक्सपियर की लाइफ, उनके वर्क के प्रभाव गहराई से इन्होंने इस पर स्टडी किया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द पेरिस रजिस्टर ऑफ स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन रिकॉर्ड द बैप्टिज्म ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 इन होली ट्रिनिटी चर्च ऑफ गुलियल्मस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर मीन्स विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। ये इट इज़ रिटन इन बिकॉज दिस वॉज द लैंग्वेज यूज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एट दैट टाइम। तो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे पूछा जा रहा है शेक्सपियर का जब बैप्टिज्म डेट वो कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 में, ऐसा कहा जाता है। ये एक रिकॉर्ड है और जो अभी भी रखा है ये रिकॉर्ड। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड है, ये पूरा लिखा गया है 26 अप्रैल 1564 होली ट्रिनिटी चर्च गुलियल्मस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर, ये पूरा लिखा गया है वहाँ पे, और वो एक रजिस्टर है। तो पूछा जा रहा है कि ये लिखा किस में गया है, इट इज़ रिटन इन, ये लिखा किस में गया है, ये पूछा जा रहा है। इंग्लिश में, ग्रीक में, लैटिन में। ठीक है, वही होगा, हाँ, किस में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यही रिकॉर्ड था 26 अप्रैल 1564, उनका बैप्टिज्म रिकॉर्ड था। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका बैप्टिज्म है वो कब कराया जाता है? जन्म के 3 दिन बाद। तो शेक्सपियर का एक्चुअल वो पैदा कब हुए थे, उनका बॉर्न कब हुआ था, ये किसी को नहीं पता, एक्चुअल डेट नहीं पता। लेकिन हाँ, इनका ये रिकॉर्ड अभी भी रखा हुआ है, तो रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया था। मीन्स अगर इनको 26 अप्रैल को बैप्टाइज किया गया तो यानी कि 3 दिन पहले ये इनका जन्म हुआ होगा, 3 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा। तो ऐसा एज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है ये लिखा किस में गया था? तो लैटिन में लिखा गया था, ये ध्यान रखना है।
ओके। तो ये 16वीं सेंचुरी में उस समय ये लैटिन लैंग्वेज ना बहुत आम थी। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे वो लैटिन भाषा में ही हुआ करते थे। ये प्रयोग जो था वो आम था और इस कारण विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज्म को लैटिन में दर्ज किया गया था। तो ये याद रखना है, उनका जो बैप्टाइज्म वगैरह है, जो रिकॉर्ड है, वो लैटिन में दर्ज किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ है, गुलियलमस फिलियस जोहान शेक्सपियर मतलब क्या होता है? गुलियलमस मतलब क्या होता है? विलियम। एंड फिलियस जोहान शेक्सपियर का मतलब होता है, फिलियस जोहान शेक्सपियर का मतलब होता है जॉन का पुत्र। यहाँ पे बताया है विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। हो सकता है पूछ ले, यही पूछ ले इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले इज डायरेक्टेड बाय E.A. अल-काज़ी। तो किस प्ले को E.A. अल-काज़ी ने डायरेक्ट किया था? किसके लिए? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। किस प्ले को इन्होंने किया था? किंग लियर, वेनस एंड एडोनिस, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट। तो E.A. अल-काज़ी, इनका पूरा नाम है इब्राहिम अल-काज़ी। ठीक है, इब्राहिम अल-काज़ी। इन्होंने शेक्सपियर के एक प्ले को उठाया, निर्देशित किया, डायरेक्ट किया। किसके लिए? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। तो वो कौन सा प्ले था? तो वो महान प्ले था एज यू लाइक इट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो इब्राहिम अल-काज़ी हैं, ये भारतीय रंगमंच के महान डायरेक्टर में से एक हैं। उन्होंने NSD में शेक्सपियर के जो प्ले हैं एज यू लाइक इट का भारतीय संदर्भ में बेहतरीन निर्देशन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो उनके कार्यों में एक अहम उपलब्धि माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्ले है ये इसी वजह से फेमस हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच प्ले ऑफ विशाल भारद्वाज रिसेंट मूवी इज द एडेप्शन ऑफ शेक्सपियर प्ले मैकबेथ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर के मैकबेथ पर बेस्ड फिल्म कौन सी है? तो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट और आपका किंग लियर। ये चारों पे एक मूवी बनी हुई है, एक मूवी बनी हुई है चारों पे। जैसे कि हमारे हैमलेट, ये ध्यान रखना है, हैमलेट पे कौन सी मूवी बनी हुई है? ठीक है, हैमलेट पे कौन सी मूवी बनी हुई है? हैदर, जो शाहिद कपूर की है, तब्बू मावंती आई थिंक। एंड मैकबेथ मकबूल बना है, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। और आपका ओथेलो पे कौन सी मूवी बनी है? ओमकारा। ठीक है, उसके बाद आपका द किंग लियर पे मूवी बनी है, किंग लियर। द लॉस्ट लियर नहीं है, द लास्ट लियर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये और मैकबेथ पे मकबूल बना है। यानी कि 4 ग्रेट ट्रेजेडी, ये आपने याद रखना है, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मकबूल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, इन 2007 अ लीग पद्मश्री प्रेजेंटेड वन ऑफ शेक्सपियर प्लेज, इट इज़। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि 2007 में अलीग पद्मश्री द्वारा प्रस्तुत शेक्सपियर का कौन सा नाटक था? मतलब अलीग पद्मश्री ने शेक्सपियर के किस प्ले को प्रस्तुत किया था? शेक्सपियर के प्ले में से किस प्ले को? एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मैकबेथ। ठीक है, ध्यान रखना है मैकबेथ, ये ध्यान रखना है। ये फेमस, ये जो अलीग पद्मश्री, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये है कौन? अलीग पद्मश्री जो हैं ये फेमस थिएटर निर्देशक थे। इन्होंने 2007 में जूलियस सीजर का भारतीय रंगमंच पर भव्य मंचन किया था। ठीक है, स्टेज पर इन्होंने बहुत अच्छा स्टेज किया था, मैकबेथ को प्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक on Shakespeare included Shakespeare's critic from Johnson to Auden, edited by A.M. Eastman and J.B. Harrison। विक्रम चोपड़ा है, KRS अयंगर, नारायण मेनन है, SC सेनगुप्ता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर के क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑडन में शामिल एकमात्र एशियाई क्रिटिक कौन था? ठीक है, ये याद रखना है, शेक्सपियर के क्रिटिक फ्रॉम जॉनसन टू ऑडन, ओके, एकमात्र एशियन क्रिटिक कौन था वो बताना है। ठीक है, जिसको एडिट किसने किया था? ये जो वर्क है इसको एडिट किसने किया था? E.M. ईस्टमैन ने, J.B. हैरिसन ने। बस हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो एशियन क्रिटिक कौन था इसमें जो इंक्लूडेड था। हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर इंक्लूडेड। ठीक है, जिसमें शेक्सपियर में इंक्लूडेड किया था, शेक्सपियर क्रिटिक फ्रॉम जॉनसन टू ऑडन में वो एशियाई क्रिटिक कौन है? तो ये प्रोफेसर थे, जो भी थे,
ठीक है, भारतीय मूल के एकमात्र शेक्सपियर के ये क्रिटिक हैं जिन्हें इस महत्वपूर्ण आलोचना संकलन में स्थान मिला था। उनकी जो क्रिटिसिज्म है, वो शैली पश्चिमी भारतीय दृष्टिकोणों को जोड़ती है। तो SC सेनगुप्ता ही थे। ठीक है, ये याद रखना है। ये मात्र एशियाई क्रिटिक थे, एशियन क्रिटिक थे, ये इसमें शामिल थे। ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर तक आ गया है। आई डोंट नो, सभी ऐसे ख़राब ना हो जाएं। इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा था लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझा देती, लेकिन जब आपको दिखेगा ही नहीं ऊपर क्या लिखा है तो मतलब नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट में कभी ले लेंगे। हु रोट द व्हील ऑफ फायर। ठीक है, द व्हील ऑफ फायर किसने लिखी है? 1930 में AC ब्रैडले, विल्सन नाइट, चार्ल्टन, नन ऑफ दीज। द व्हील ऑफ फायर ये हैरोल्ड विल्सन का है। इन्होंने शेक्सपियर के प्ले की जो गूढ़ है, जो प्रतीकात्मक व्याख्या की पुस्तक, जो विशेषता ट्रेजिडी के विश्लेषण से प्रसिद्ध है, मतलब इन्होंने ट्रेजिडी को ज़्यादातर बताया है इसमें। विल्सन नाइट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। हु emphatically says that A Midsummer Night Dream is Shakespeare first and indeed only complete work। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्रिटिक ने A Midsummer Night Dream को शेक्सपियर की फर्स्ट एंड ओनली कंप्लीट वर्क कहा है, कि ये शेक्सपियर का पहला ऐसा वर्क है, पहला वर्क है और कंप्लीट वर्क है। ऐसा किसने कहा है? किस वर्क को? मिडसमर नाइट ड्रीम को। ये ध्यान रखना है, एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विल्सन नाइट है, AC ब्रैडले है, J.M. रॉबर्टसन है कि नन ऑफ दीज हैं? किसने कहा है? तो याद रखना है J.M. रॉबर्टसन ने ये जो आइडिया है इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया था मिडसमर नाइट ड्रीम को। उन्होंने कहा था कि ये शेक्सपियर का पूर्ण रूप से संतुलित और आत्मनिहित नाटक है जिसमें कोई अपूर्णता नहीं है, ये इनकम्प्लीट मुझे नहीं मिलता, ये पूर्ण रूप से है और फर्स्ट और कंप्लीटेड वर्क है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका J.M. रॉबर्टसन हो जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। All that we know of Shakespeare is that he was born in Stratford upon Avon, married, had children 3, went to London where he commenced actor and wrote plays and poems, returned to Stratford, made his will। देखिए पूरी कहानी इसमें इतने क्वेश्चन में ना शेक्सपियर की पूरी कहानी आ गई है। ठीक है, went to London where he commenced actor and wrote plays and poems, returned to Stratford, made his will and died। This may be very short biography है ये। This was written by one of the editors of Shakespeare in 18th century in a complaining way। Who is this editor? ये एडिटर कौन है? ये एक कंप्लेनिंग वे में उन्होंने लिखा है, जो कि 18th सेंचुरी का वो राइटर है। वो राइटर बताना है किसने लिखा है, कि हम सभी जानते हैं शेक्सपियर के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने शादी की, उनके 3 बच्चे भी थे, फिर वो लंदन आ गए जहाँ पे वो एक एक्टर भी बन गए। उन्होंने बहुत सारे प्लेज एंड पोएम्स भी लिखे। वापस ये जब फेमस हो गए, उनको सक्सेस मिल गई, वापस ये स्ट्रैटफोर्ड आ गए। उन्होंने अपनी विल को क्या किया, बांट दिया, अपनी विल भी बनाया उन्होंने, और फिर डेथ हो गई उनकी। ठीक है, ऐसा किसने लिखा है मैं दिखाती हूँ आपके। J.M. रॉबर्टसन है, विल्सन नाइट है, जॉर्ज स्टीवेंस है, नन ऑफ दीज हैं। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जॉर्ज स्टीवेंस हैं। अच्छा पूछा क्या जाएगा? इतना बड़ा तो पूछा नहीं जाएगा। आप लोग भी दिमाग में आ रहा है मैम इतना बड़ा तो क्वेश्चन पूछा नहीं, क्या पता पूछ भी ले, बट अगर पूछा गया तो हो सकता है इतना ही पूछे। ऑल दैट वी नो ऑफ शेक्सपियर इज, हो सकता है इतने पूछ ले। तो आपने जान के रखना है कौन किसने कहा है। एक शॉर्ट बायोग्राफी उन्होंने पूरी दे दी है। तो जॉर्ज स्टीवेंस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जॉर्ज स्टीवेंस ने शेक्सपियर के ये कौन थे? एडिटर थे। यहाँ पे लिखा है ना, एडिटर थे ये शेक्सपियर के। और ये स्टेटमेंट शेक्सपियर की जीवन जानकारी की न्यूनता पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है। कहे ना कंप्लेनिंग वे में उन्होंने लिखा है। उनका इशारा था कि इतने महान क्यों लिखा, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव था उनका कंप्लेनिंग वे। उनका मतलब ये था कि इतने महान लेखक के बारे में हमारे पास बहुत ही सीमित जानकारी है। शेक्सपियर बहुत महान थे, तो इनका कहना था कि इतने महान लेखक हैं, इतने ग्रेट लेखक हैं, और ग्रेट लेखक के बारे में हमारे पास जो उनके लिए जानकारी है वो बहुत सीमित जानकारी है, कम जानकारी, हम ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, बल्कि ज़्यादा जानना चाहिए हमें उनके बारे में, क्योंकि बहुत महान लेखक हैं वो थे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। He claims to have written the first formal biography of Shakespeare. This was prefixed to his edition of plays 1790। अब तो समझ में आ गया होगा 1709 देखने के बाद ही किसका है ये। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा कि किसका है ये। He claims to have been written the first formal biography of Shakespeare। उन्हें क्लेम किया जाता है कि ये शेक्सपियर के पहले फॉर्मल बायोग्राफी है,
मतलब इन्होंने पहला फॉर्मल बायोग्राफी लिखा है जो कि 1709 में, तो ये आपके निकोलस रो हैं। निकोलस रो है जिन्होंने 1709 में शेक्सपियर के प्ले का एक संस्करण प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। ही वॉज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 एट। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना ही इजी है उतनी ही बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन ए वन, इन ए वन, अंडर ए वन, अपॉन ए वन। देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों तो ऐसे कट जाएंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन था, ऑन ए वन होगा कि अपॉन ए वन हो, लेकिन बोर्ड किसको मानता है? डी को मानता है, अपॉन ए वन रहेगा। कभी भी एग्जाम में आ जाए ना तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना, अपॉन ए वन पे ही लगाना। जितना इजी क्वेश्चन उतनी बार पूछा गया है, तो अपॉन ए वन ही लगाना, अपने ध्यान देना। नेक्स्ट पे आएंगे, शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल। दिस स्कूल वॉज इज़ ऑल्सो नोन एज। तो शेक्सपियर एक ग्रामर स्कूल में एडमिशन उन्होंने लिया था, और इस स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, और किस नाम से जाना जाता है। क्वींस न्यू स्कूल है, मिनिस्टर न्यू स्कूल है, किंग्स न्यू स्कूल है, या फिर कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? किंग्स न्यू, द किंग्स न्यू स्कूल। ठीक है, शेक्सपियर के स्ट्रैटफोर्ड में, ये कहाँ पे स्थित है? स्ट्रैटफोर्ड में ही है ये किंग्स न्यू स्कूल, और इनको यहीं पे दाखिला कराया गया था, जो उस समय का ना, ये समझ लो ना, फेमस स्कूल था। फेमस ग्रामर स्कूल में से एक था ये किंग्स न्यू स्कूल, जहाँ इन्होंने लैटिन लिटरेचर, बहुत सारी क्लासिकल को, मतलब जहाँ पे इस स्कूल में लैटिन लिटरेचर, क्लासिकल की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वेटर रोशे हैं और साइमन हंट है एंड थॉमस जेनकिंस हैं। जेनकिंस आर द मास्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद किंग्स न्यू स्कूल, क्वींस या फिर मिनिस्टर बताना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि आपके वॉल्टर रोशे हो गए, या फिर साइमन हॉन्ट हो गए, या फिर थॉमस जेनकिंस हो गए। ये तीनों कौन थे? द किंग्स न्यू स्कूल के ये तीनों टीचर थे। शेक्सपियर के भी टीचर हो गए ये, क्योंकि शेक्सपियर ने यहाँ पढ़ाई की है। द किंग्स न्यू स्कूल के ये कौन थे? टीचर थे। ठीक है, और माना जाता है कि इन्होंने शेक्सपियर को लैटिन और क्लासिकल लिटरेचर की शिक्षा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वीमेंस हाइड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 4, आई थिंक इनमें पार्ट 3 होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जोड़ दे रही हूँ पार्ट 3। हेनरी 4 है, हेनरी 5 है, रिचर्ड 2 है। ठीक है, अब बताना है ये लाइनें कहाँ पे आती है। ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वीमेंस हाइड। ठीक है, ये लाइनें ना, ये फेमस लाइन है जहाँ शेक्सपियर ने जो महिला कैरेक्टर हैं उनकी क्रूरता को व्यंग्यपूर्ण दर्शाते हैं कि उसमें स्त्री का भले ही रूप है, लेकिन उनका हृदय किसकी तरह है? बाघ की तरह है। टाइगर्स हार्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से मुझे याद आ रहा है कि और किसने शेक्सपियर, ये तो शेक्सपियर ने अपनी प्ले में इसको ऐड कर लिया। टाइगर्स हार्ट करके ही एक लाइन है। ठीक है, टाइगर्स हार्ट करके ही लाइन है, वो शेक्सपियर को किसने कहा है? ये हो गया आपका हेनरी 6 पार्ट 3 की लाइन है। ठीक है, जिसमें हेनरी कहते हैं। ओके, और एक और है टाइगर्स हार्ट से मुझे याद आ रहा है, ये एक एल्यूजन समझ लो कि टाइगर्स हार्ट से एक चीज़ याद आ रही है कि टाइगर्स हार्ट, ये वाली लाइनें हैं वो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। किसको? शेक्सपियर को कहा था। और वही चीज़ शेक्सपियर ने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे ये लाइनें इधर अलग कर दी हैं, लेकिन ये टाइगर्स हार्ट ये जो है ना, ये सेम है, और इन्होंने अपने हेनरी प्ले में जोड़ दिया है। शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट। शेक्सपियर जो थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामेटिस्ट थे, प्ले राइट थे, बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट। क्या? बिजनेसमैन, ऑथर, एक्टर, क्या चीज़ वो नहीं थे ये बताना है। ठीक है, क्या चीज़ नहीं थे ये बताना है। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट थे, लेकिन वो एक अच्छे क्या नहीं बन पाए। तो ये चीज़ें याद रखनी है। शेक्सपियर ने स्टेज पर बहुत ज़्यादा प्ले किया है। स्टेज पर उन्होंने बहुत सारे रोल्स, अभी मतलब जैसे कि आप देख सकते हो, एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का रोल किया है, हैमलेट में उन्होंने घोस्ट का रोल किया है, हैमलेट के फादर का रोल उन्होंने ही किया है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे कोरस में भी उन्होंने अपना रोल किया है। तो उन्होंने स्टेज पे रोल तो किया है, लेकिन वो एक्टिंग में उतने फेमस नहीं हो पाए, उतने स्किल्ड नहीं माने गए जितना कि वो प्ले राइट के रूप में थे। ठीक है, वे महान लेखक थे बट ब्राइट एक्टर नहीं बन पाए। ठीक है, ब्राइट एक्टर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महान लेखक तो उनको कहा जाता है, कहीं कहा जाता है कि वो ब्राइट एक्टर हैं? नहीं, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। हु क्लेम दैट शेक्सपियर डाइड अ पैपिस्ट। किसने ये क्लेम किया है शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी वो पैपिस्ट के रूप में हुई थी? ऐसा क्लेम किसने किया है भाई?
विल्सन नाइट है, बेन जॉनसन है, रिचर्ड डेविस है जो कि एक क्लर्जीमैन थे, नन ऑफ दीज। किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है ये जो मतलब उन्होंने यहाँ पे पैपिस्ट मतलब होता है कैथोलिक, ठीक है। इन्होंने दावा किया कि शेक्सपियर की जो डेथ हुई है वो एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुई है। हालांकि ये एक विवादित ऐतिहासिक कथन है, ठीक है। यहाँ पे आपके रिचर्ड डेविस हैं जो कि एक पादरी थे, इन्होंने ही दावा किया था ऐसा। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कांट डू विदाउट शेक्सपियर, ही अटर्ड दीज वर्ड्स इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, हु इज सी। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, बहुत सारे कोट है इसमें आज की इस वीडियो में, ठीक है। देखते हैं जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, ज़्यादा है क्वेश्चन लेकिन हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कांट डू विदाउट शेक्सपियर, ही अटर्ड, ऐसा किसने कहा है? बेन जॉनसन है, फ्लेचर हैं, बेकन है, कार्लाइल हैं। तो देखिए ये जो आपका कोटेशन है, ये कोटेशन किसने कही है, ठीक है। तो ये थॉमस कार्लाइल ने कहा है, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। इनका मानना था कि चाहे ब्रिटिश साम्राज्य रहे या ना रहे, शेक्सपियर की रचनाओं के बिना इंग्लैंड की सांस्कृतिक पहचान अधूरी है, ऐसा इन्होंने कहा था। चाहे इंग्लैंड रहे चाहे ना रहे, लेकिन अगर शेक्सपियर की रचनाएं नहीं रही, शेक्सपियर की रचनाओं के बिना इंग्लैंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है ना वो अधूरी है, सांस्कृतिक जो पहचान है वो अधूरी है। टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर, तो क्वार्टो और फोलियो क्या है ये बताना है, जिसको शेक्सपियर ने ज़्यादातर रेफर किया है आमतौर पर। क्वार्टो और फोलियो है ना, हम पढ़ते चले आए, क्वार्टो में पब्लिश हुआ तो देन फोलियो में पब्लिश हुआ, क्या है ये? साइज ऑफ द वर्क है कि बाइंडिंग ऑफ द वर्क है कि क्वालिटी ऑफ द वर्क है कि नन ऑफ दीज है, क्या है ये? तो वर्क का साइज है, साइज ऑफ द वर्क है। मतलब क्वार्टो और फोलियो ये क्या है, ये दोनों शब्द ना एक बुक के आकार को दिखाते हैं। बुक, एक जो बुक है ना हमारी, बुक के आकार को दिखाते हैं ये दोनों, क्वार्टो और फोलियो। अगर क्वार्टो की बात किया जाए तो क्वार्टो में कागज़ को 4 बार मोड़ा जाता है। एक कागज़ आपने ले लिया, उसको 4 बार मोड़ दिया, ऐसे इसी में पब्लिश हो जाते थे शेक्सपियर के प्ले। ये सारे प्ले हैं, ये सारे प्ले हैं। एक कागज़ ले लिया, उसको 4 भागों में बांट दिया, ये हो गया क्वार्टो, ठीक है। और जिससे छोटी पुस्तक बनती थी, अब ये क्या है, अब इसी में 4 बार मतलब 4 बार इसको बांट दिया गया है। इसमें सारे प्ले हैं, इसमें सारे प्ले हैं, इसमें अब ये क्या है, एक छोटी सी स्मॉल सी बुक बन गई। जबकि फोलियो क्या होता है, फोलियो को एक कागज़ आपने लिया, उसमें 2 बार कर दिया, 2 बार मोड़ने पर एक बुक बन जाती है। अब यहाँ पे पूरी पब्लिश हुई है इनके वर्क, ये एक बुक बन गया, लेकिन ये थोड़ी लंबी बन गई, ठीक है। तो ये होता है, किसी भी बुक के आकार को दिखाता है। नेक्स्ट वन पाएंगे, व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, तो शेक्सपियर का सेकंड फोलियो कब आया था, ठीक है। अच्छा, सेकंड फोलियो की बात हो रही है तो फर्स्ट फोलियो कब आया था, 1623 में आया था, ये इनका फर्स्ट फोलियो था। सेकंड फोलियो कब आया था इनका, 1632 में आया था, ठीक है। सेकंड फोलियो आया था, ओके। आगे बढ़ते हैं, जिसमें 36 प्लेज आपके क्या थे, पब्लिश हुए थे इनके, शेक्सपियर के, पेरिकल्स को छोड़े हुए। बहुत सारे प्लेज ऐसे थे जिसको छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे नॉलेज में जो रहेगा वही रहेगा। तो भाई हमारे नॉलेज में है कि पेरिकल्स को, बहुत सारे प्लेज ऐसे थे जो छूट गए थे, अगर हम उनका डीप में जाएंगे तो देखेंगे। व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर, अब जो एग्जाम में पहली बार आ गया उसी को हमने मान लिया। व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश, तो थर्ड फोलियो शेक्सपियर का कब आया था ये पूछा जा रहा है। थर्ड फोलियो 1663, 45, 85। तो याद रखना शेक्सपियर का जो तीसरा फोलियो आया था वो 1663 में आया था। ये एडिशन पहले फोलियो की तुलना में कुछ अतिरिक्त प्ले के साथ आया था। जब ये तीसरा एडिशन आया ना, इसमें भी शेक्सपियर के प्ले पब्लिश हुए थे, लेकिन पूरी तरह से शेक्सपियर के प्ले नहीं थे, और भी कुछ राइटर के प्लेस थे, ये भी याद रखना है, जिनमें कुछ शेक्सपियर के नहीं भी थे। व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो, लास्ट फोलियो कब आया था, शेक्सपियर की चौथी और लास्ट फोलियो थी आपका 1685 में, 1685 में आया था। ये इनका लास्ट एडिशन था जो रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक शेक्सपियर फाइट विद द पायरेट्स, मतलब हु इज़ द ऑथर ऑफ शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स। ये बुक है शेक्सपियर फाइट विद द पायरेट्स, ये बुक है, इसके ऑथर कौन है, A.W. पोलार्ड है, विल्सन है, चार्ल्टन है, या रो हैं। तो ये याद रखना है इसके कौन है, ठीक है। तो राइट आंसर A.W. पोलार्ड हो जाएंगे, ओके। A.W. पोलार्ड ने ये बुक लिखी है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के समय की
पायरेटेड यानी कि अधिकार के बिना जो छपाई होती थी उसकी स्थिति और उनके नाटक पर जो प्रभाव पड़ा था उसके विश्लेषण किया इन्होंने। पर्सी सिम्पसन, आते हैं नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पर्सी सिम्पसन है, हेल्गे कोक्रिट्स हैं, ई विलोबी हैं, एडवर्ड मॉन्डे हैं, फिलिप विलियम्स हैं, चार्ल्टन हिनमैन हैं। ठीक है, चार्ल्टन हिनमैन। कुछ ऐसे नाम है, सम नेम्स एसोसिएटेड विद देयर कंट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे नाम है जो उनके कंट्रीब्यूशन में नाम आते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से एसोसिएट है। किन के कंट्रीब्यूशन से, ये बताना है। बेन जॉनसन के, कि शेक्सपियरियन के, वर्ड्सवर्थ के। तो ये कुछ नाम है, याद रखना है। पर्सी हिम्सन है, हेल्जे कॉक्रिट्स है, ई विलोबी है, एडवर्ड मॉन्डे है, फिलिप विलियम्स है एंड चार्ल्टन आपके हिनमैन है। तो ये कुछ नाम्स हैं जो उनके कंट्रीब्यूशन के एसोसिएट में आते हैं, किनके, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे हम, हुज एसे इज हु रोट हेनरी VIII। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पूरी तरह से आ भी सकता है। पूछा जा रहा है कि किसका एसे है हु रोट हेनरी VIII, ये किसने लिखा है। अगर ये एग्जाम में पूछ लेना तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। हमने पूछ लिया हु रोट हेनरी VIII, दे दिया शेक्सपियर का नाम, आप तुरंत लगा के चले आए ये तो किसने लिखा है। कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है ना, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। शेक्सपियर अगर नाम है तो आपने तुरंत क्या किया, शेक्सपियर पे लगा के चले आए कि ये तो हेनरी VIII किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है ये किसका एस्से है, ये पूरा एस्से का नाम है, एस्से की टाइटल है ये। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने लिखा है, शेक्सपियर ने बिल्कुल हेनरी VIII लिखा है, लेकिन वो हिस्टोरिकल प्ले था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने हेनरी VIII लिखा है, पूछा नहीं जा रहा है, ये एक एस्से का टाइटल है। तो डोनाल्ड ए स्टॉफर है, थॉमस डी क्विंसी है, जेम्स स्पीडिंग है, कौन है। तो ये याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जेम्स स्पीडिंग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जेम्स स्पीडिंग हो जाएगा। इन्होंने क्यों लिखा, इनके पीछे भी रीज़न था। जेम्स स्पीडिंग एक फेमस मतलब ये इनका एक फेमस एस्से था जिसमें उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किया कि हेनरी VIII जो प्ले है ये शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में लिखा गया। इसी वजह से पूछा जाता था कि हेनरी VIII शेक्सपियर ने लिखा या फिर आपके जॉन फ्लेचर ने लिखा। तो इसी चीज़ को इन्होंने कंफर्म करने के लिए ये चीज़ें लिखी, एक एस्से लिखा जिसका टाइटल ही दे दिया हु रोट हेनरी VIII। तो इसमें इन्होंने बताया किसने लिखा, किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया, तो शेक्सपियर और फ्लेचर के, जॉन फ्लेचर के। द एस्से ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज इमिटेबल एस्से, इट इज़ रिटन बाई, ये तो सभी को पता होना चाहिए, थॉमस डी क्विंसी हैं, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये थॉमस डी क्विंसी का एस्से है जिसमें इन्होंने किस पे बारे में बात की है। ठीक है, जो उसमें एक सीन आती है मैकबेथ में, एक छोटे सा सीन आता है, दरवाजे की दस्तक, यहाँ पे गेट लिखा है ना, नॉकिंग एट द गेट, दरवाजे की दस्तक, उन्होंने बहुत गहराई से इसमें एनालाइज किया है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, हु कंप्लेन अबाउट शेक्सपियर लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये काफ़ी बड़ा है। You may find main scenes on some of his greatest tragedy, Lear for instance, where the language is so artificial, so curiously tortured and so difficult that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended। ऐसा किसने कहा है शेक्सपियर की लैंग्वेज के बारे में। तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में क्या कहा जा रहा है कि किसने कंप्लेन की है। ठीक है, किसने कंप्लेन किया है शेक्सपियर के लैंग्वेज के बारे में, किसने शिकायत की है कि उनकी लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल है और डिफ़िकल्ट है, ऐसा किसने कहा है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रही हूँ, ऐसा किसने कहा है। तो ये राइट आंसर वर्ड्सवर्थ है, कार्लाइल है, मिल्टन है, मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर की भाषा के बारे में ये टिप्पणी की थी कि उनकी ट्रेजेडी में अगर उनके हम ट्रेजेडी पढ़ते हैं ना, तो जो भाषा है वो इतनी ज़्यादा जटिल है, मतलब टफ है, गूढ़ है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, समझने में बहुत मुश्किल लगता है। उसे समझने के लिए कई बार हमें पढ़ना पड़ता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम, हु आर शी एंड आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोटेशन है। इसमें 2 टाइप के कोटेशन है, कैरेक्टर जो बोल रहे हैं वो भी, जो राइटर ने बोला वो भी। तो यहाँ पे देखिए, वो मुझसे प्यार करती है, क्यों करती है, क्योंकि मेरे कारनामे सुन के मैं खतरों से खेलता हूँ, मेरे संघर्ष के कारण, मतलब अभी बता रही हूँ किसने कहा है ये। ठीक है, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स, वो मुझसे प्यार करने लगी मेरे जो वीरता वाले कारनामे सुन कर, और इसी वजह से मैं भी वो मुझसे प्यार करने लगी, मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार कर रही है, मेरे वीरता के कारनामे सुन के मुझे भी उससे क्या हो गया,
पिटी हो गया यानी कि प्यार हो गया, मुझे भी उससे प्यार हो गया, ऐसा किसने कहा है? तो ये डेस्टिमोना एंड ओथेलो एक दूसरे को कह रहे हैं, ठीक है। ये जो कोटेशन है ये डेस्टिमोना यानी कि ओथेलो में ओथेलो ही कहता है ये बात कि कैसे डेस्टिमोना ने उसके भूतपूर्व खतरों और संघर्षों के कारण उससे प्रेम करने लगी थी, मतलब उसकी सारी कहानी की कैसे कैसे वो वीरता के साथ लड़ता था मूर ना, और इसी सहानुभूति से मुझे भी उससे प्यार हो गया। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा है बट थोड़ा सा हम इसको समझ के चलेंगे। देखिए ये प्रीफेस टू शेक्सपियर है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अभी मैं इसको समझा दे रही हूँ शॉर्ट में, इतना बड़ा नहीं लेके चलेंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, बट शेक्सपियर ऑलवेज मेक नेचर प्रीडोमिनेट ओवर इंसिडेंट। यहाँ तक आप इसको याद रख सकते हैं, प्रीफेस टू शेक्सपियर की ही लाइन है, ठीक है। इसमें सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर में, इसमें उन्होंने शेक्सपियर के मानव स्वभाव को सजीव चित्रण क्षमता की प्रशंसा की है। मतलब उन्होंने कहा है कि वह कैरेक्टर के सामाजिक राजनीतिक पद को भूल जाते थे कि कैरेक्टर का सामाजिक और राजनीतिक पद क्या है, सिर्फ उनको मनुष्य होने पर ध्यान देते थे जो शेक्सपियर हैं। इसमें इन्होंने बात कही है, ठीक है। इसको भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ से आपने याद रखना है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये तो सभी को पता होगा। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है। उसमें उन्होंने शेक्सपियर की प्रशंसा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप आर रेयर ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन अनमोलेस्टेड पीस अनशेयर्ड केव्स पजेस एंड लॉर्ड। देखिए दिस इज रिटन अबाउट विलियम शेक्सपियर बाय, ये भी विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा है, लेकिन किसने लिखा है? ड्राइडन, किड, बैसे या कोई नहीं। तो इसको भी समझ लेते हैं, ये एक ट्रिब्यूट है, ठीक है। ये एक ट्रिब्यूट है, उन्होंने शेक्सपियर को दिया है कि शेक्सपियर की डेथ के बाद विलियम बॉस ने लिखा था, ठीक है। इसमें उन्होंने शेक्सपियर को रेयर ट्रेजेडियन कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इतना ही पूछ लेता है। अगर मुझे उठाना रहे क्वेश्चन ना तो ये इतना उठा लूँ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो रहेगा, जो उसको टाइटल मिलती है बहुत बड़ा अगर देख लीजिए, कभी भी कोई बड़ा सा कोटेशन होगा ना, तो ये नहीं कि पूरी बड़ी सी कोटेशन आपके सामने रख देंगे, उसका बीच का कोई टाइटल होगा वही उठा के आपके सामने रखेंगे क्वेश्चन बना के। जैसे यहाँ पे रेयर पूछ लिया जाएगा कि किसने शेक्सपियर को रेयर ट्रेजेडियन कहा है, ठीक है। तो ये से पूछ लेगा, तो विलियम बैसे, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस मार्बल कार्व्ड दाइन ओन, ये भी इंपॉर्टेंट, इतना पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो बड़ा रहेगा ना वो अपने ध्यान रखना है। ये जैसे यहाँ से देख लेते हैं, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ तक शुरुआत का ही ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इफ़ वी आर मार्क टू डाई वी आर एनो टू डू आवर कंट्री लॉस, इफ़ यू टू लिव टू fewer men द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर, ठीक है। हु सेज दिस इन हेनरी फिफ्थ में ये कौन कहता है? एक्ट 4 सीन 3 की लाइन है, ठीक है। ये कौन कहता है? वेस्टमोरलैंड, किंग हेनरी की बेडफोर्ड की सैलिसबरी, कौन कहता है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये ध्यान रखना है, इसमें जो कहते हैं वो आपके किंग हेनरी ही कहते हैं, ठीक है। किंग हेनरी कहते हैं क्योंकि ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? हेनरी फिफ्थ में, और हेनरी फिफ्थ ही कहता है। क्या कहता है? मतलब हेनरी फिफ्थ का ये फेमस सेंट क्रिस्पन डे स्पीच है। अगर कोई पूछे, ये अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये हेनरी फिफ्थ का क्या है? सेंट क्रिस्पन डे स्पीच है। एक मिनट, क्रिस्पन, ठीक है, स्पीच है, जहाँ हेनरी अपने किसको बोलता है? अपने जो सोल्जर्स हैं उनको क्या करता है? इनकरेज करता है कि चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, मतलब चाहे लाइफ हो चाहे डेथ हो, ये लड़ाई उनके लिए सम्मान लाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विद दिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनेट है। की मीन्स सोनेट की बात कर रहे हैं। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, कहते हैं कि इस की से, यानी कि अपने सोनेट से शेक्सपियर ने क्या किया है? अपने दिल को खोल के रख दिया है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं स्कॉन नॉट दिस सोनेट में, इनका एक पोयम है स्कॉन नॉट दिस सोनेट, उसमें कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, आवर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आर विल्स आर गार्डन्स, द अबव वर्ड्स आर फ्रॉम द स्पीच। हमारी जो बॉडीज़ है वो गार्डन की तरह है, हम जो भी इसमें बोएंगे वही आएगा। तो यहाँ पे कौन कहता है ये बताना है, हैमलेट, यागो, वियोला या ब्रूटस।
तो यागो कहता है ये बात है, ओथेलो में यागो कहता है कि जैसे बागीचे में माली होता है वैसे ही हमारी इच्छाएं, हमारे शक्ति, हमारे शरीर पर नियंत्रण होती हैं। तो यहाँ पे यागो हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडीज जो है वो गार्डन की तरह है। जिस तरह माली, गार्डन में माली जो होता है वो फूलों को सजा के रखता है, उस तरह हमारी बॉडी भी है। ठीक है, हमारी बॉडी पे भी हमारी इच्छाएं पे भी हमारी बॉडी का क्या है, कंट्रोल है। ओमकारा इज द मूवी बेस्ड ऑन द ड्रामा, अभी हमने पढ़ा तो ओथेलो। ठीक है, विशाल भारद्वाज की ये भी है। टू विच कैरेक्टर, नेक्स्ट पे आएंगे, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई द टीडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसके लिए, ये जो टाइटल है ये किसको दिया जा रहा है, वो भी हैमलेट दे रहा है किसको, पोलोनियस को। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा पोलोनियस, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, कौन कहता है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट आर एज पिक्चर्स, दिस इज द सॉरी इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये बात कौन कहता है? ठीक है, कि ये मैकबेथ में ही है डायलॉग। ये कौन कहता है? जो कहती, मतलब आपकी लेडी मैकबेथ कहती है। ठीक है, कि चाहे नींद हो चाहे मृत्यु हो, केवल पिक्चर के समान होते हैं और केवल बच्चा ही इनसे डरता है। शेक्सपियर कौन थे? तो एक रेनेशा प्लेराइट थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेड इट, किसने कहा, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस व्हाट वुंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। कितने गरीब होते हैं वो लोग जिनके पास धैर्य नहीं होता। क्या कोई ऐसा घाव है जो बिना धैर्य के, मतलब क्या कोई घाव है जो धीरे धीरे, मतलब कोई भी घाव हो जो धीरे धीरे ही जाता है। अगर किसी को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इम्पेशेंस हो रहे हैं, जल्दी से ठीक हो, नहीं, वो समय के साथ साथ ही ठीक होगा। तो उसी तरह कह रहे हैं कि लोगों के दिल, जो पर्सन के अंदर भी पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? यागो। ठीक है, बात बोलता है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन काम कैसे है, शैतानों वाला है ना यागो का, कि वो कितने गरीब होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। इसलिए हर चीज़ में एक पेशेंस होना चाहिए। बिना, जैसा पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो पेशेंस के साथ करिए, इम्पेशेंस नहीं हो जाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्र होना चाहिए। हर चीज़ में सब्र होना चाहिए। चाहे देखिए घाव भी है वो धीरे धीरे ठीक होता है ना। चलिए आते हैं, फुल मेनी अ लेडी आई हैव आइड द बेस्ट रिगार्ड, दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट, दिस एक्सेप्ट प्रेजेंट द परफेक्ट मैचिंग ऑफ इनर एंड आउटवर्ड ब्यूटी ऑफ मिरांडा, हु स्पीक दिस एक्सेप्ट्स। कौन कहता है ये बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा फर्डिनेंड। ओके, फर्डिनेंड करेक्ट हो जाएगा। टेम्पेस्ट में फर्डिनेंड मिरांडा की जो सुंदरता है, उसके जो क्वालिटीज़ हैं, उससे प्रभावित होकर ये लाइनें कहता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू सी हिम एक्ट इज लाइक रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, दिस इज व्हाट कॉलरिज रोट अबाउट एडमंड किन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज अ शेक्सपियरियन एक्टर कॉलरिज रोट इन। ठीक है, टू सी हिम एक्ट इज लाइक अ रीडिंग शेक्सपियर, यहाँ पे देखिए कौन कहता है ये बताना है। ये किस रचना में कॉलरिज द्वारा लिखा गया था? एंशिएंट मैरिनर, टेबल टॉक, किसमें उन्होंने शेक्सपियर के बारे में बात की है। तो कॉलरिज की ये फेमस टिप्पणी है जो उन्होंने एडमंड कीन की, जो उन्होंने एक्टिंग किया था। एडमंड कीन ये शेक्सपियर के ही कंपनी का है ना, शेक्सपियर के ही एक्टर है ना, ये शेक्सपियरियन एक्टर है ये। तो इन्होंने जो परफॉर्म किया था, उनकी क्षमता पर उन्होंने टेबल टॉक में इनके लिए बात की है, जिनसे उनका शेक्सपियर कैरेक्टर के मंच पर सजीव करने का प्रभाव झलकता है। तो यहाँ पे टेबल टॉक हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थे? ये एक एडमंड किन कौन थे? शेक्सपियरियन एक्टर थे, जिसको कॉलरिज ने अपने टेबल टॉक में, अपने जो वर्क है टेबल टॉक में इनकी बात कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, रिचर्ड बर्वेज हैं, डेविड गैरिक हैं, जॉन फिलिप कैम्बल हैं, एडमंड कीन हैं, विलियम कैम्पे हैं, एडविन बूथ हैं, केनेथ बर्नाग हैं, आर सम पॉपुलर नेम्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, क्रिटिक हैं, असिस्टेंट हैं कि एक्टर्स हैं। ये सारे शेक्सपियरियन एक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिन्होंने शेक्सपियर के अलग अलग वर्क में अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओ लुक अपॉन मी सर एंड आई होल्ड योर हैंड्स इन द बेनेडिक्शन ओवर मी, नो सर यू मस्ट नॉट नेल, दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय कॉर्डेलिया, क्या हो गया, दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय कॉर्डेलिया टू। ठीक है, ये कॉर्डेलिया बोलती है लाइनें, लेकिन किससे कहती है ये बताना है। ओके,
तो ये लाइनें आपकी कॉर्डेलिया कहती है और किससे कहती है, लियर से कहती है। ओके, तो ये लियर में एक मार्मिक सीन तब आता है जब कॉर्डेलिया अपने पिता से लियर से दोबारा मिलने की क्षणों में करुणा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचारी अपने पिता से मिलना चाहती है, तब ये डायलॉग कहती है, टू होम शेक्सपियर हैज़ डिपिक्टेड बेटर दैन द रोमन राइटर्स इन जूलियस सीजर एंड कोरियोलेनस। तो शेक्सपियर ने मतलब जूलियस सीजर और कोरियोलेनस में रोमन राइटर को सबसे अच्छा कहाँ पे डिपिक्ट किया है, रोमन राइटर्स को जूलियस सीजर और कोरियोलेनस में, ग्रीक्स में कि ट्रोजन्स की, मासेस की, रोमन्स। ठीक है, शेक्सपियर ने जूलियस सीजर और कोरियोलेनस में किसे बेहतर चित्रित किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे द रोमन्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, रोमन राइटर को सबसे बेहतर उन्होंने चित्रित किया है। इफ इट बी, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने रोमन राइटर जूलियस सीजर और कोरियोलेनस से बेहतर किसका चित्रण किया है उन्होंने, तो द रोमन्स का, रोमन वासियों का सबसे बेहतर चित्रण किया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अच्छा यहाँ पे आ गए थे ना, इफ इट बी और टुवर्ड द जनरल गुड सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ आई देन अदर एंड आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली दीज लाइन आर स्पोकन टू कैसियस। ये लाइनें कौन कहता है, कैसियस से कहता है, कौन कहता है। ठीक है, ये लाइन कौन कहता है ये बताना है। ओके, तो ये लाइनें आपकी कहता कौन है, ये लाइनें आपके ब्रूटस कहता है इन जूलियस सीजर में। ठीक है, ब्रूटस यहाँ पे जो सार्वजनिक भलाई है, व्यक्तिगत बलिदान के बीच एक संतुलन दर्शा रहा है कि जो सम्मान है और जो मृत्यु है दोनों का समान दृष्टि से देखता है वो। ठीक है, हु क्रिटिसाइजेज शेक्सपियर सेइंग ही सैक्रिफाइस वर्चू टू कन्विंस एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट एंड ही सैक्रिफाइस रीजन, प्रॉपर्टी एंड ट्रूथ टू परस्यू इवन अ पुअर एंड बैरन क्विबल। किसने कहा है, किसने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए ये बात कही है। ठीक है, किसने कहा है ये बताना है। शेक्सपियर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ऐसा कहते हुए। ठीक है, ही सैक्रिफाइस, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो जाएगा। प्रीफेस टू शेक्सपियर की ही लाइन है ये। ओके, और उसमें उन्होंने क्या किया, शेक्सपियर की आलोचना की है कि वह नैतिक शिक्षा के बजाय मंचीय प्रभाव से प्राथमिकता देते हैं। मतलब वो उन्होंने क्या किया है, जो नैतिक शिक्षा है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है जितना उन्होंने स्टेज प्रभाव को प्राथमिकता दी है। टुमारो एंड टुमारो दिस पिटी इन दिस, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, इन दिस पेटी pace from day to day to the last dash of recorded time and all our study have lighted fools the way to dusty death. This is an excerpt from Shakespeare Macbeth. Fill in the blanks. हमको फिल करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे moves digit की runs को point की creeps syllable की creeps words क्या आना चाहिए ये बताना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, इनकी जो कोटेशन है मैकबेथ की, शेक्सपियर की, टुमारो एंड टुमारो, उसके बाद क्या आता है, क्रीप्स इन दिस पैटी पेस फ्रॉम डे टू डे टू द लास्ट सेलेबल। ठीक है, इसमें क्रीप आ जाएगा और इसमें सेलेबल आ जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा गया आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर, यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, क्या फिल करना है, दैट एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज नो मोर, यहाँ पे बताना है आपको, फिल इन द ब्लैंक करना है। एक्टर लॉफ सेलिब्रेटेड, प्लेयर स्टार्ट्स चीयर्ड, डांसर स्टार्ट्स हर्ड, प्लेयर स्टार्ट्स हर्ड, बताना है यहाँ पे क्या फिल करना है आपने। आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर, उसके बाद क्या आएगा, अ पुअर के बाद क्या आएगा, अ पुअर प्लेयर है ना, प्लेयर ही आएगा ना। उसके बाद जब प्लेयर आ गया तो देखते हैं किसमें प्लेयर है, इसी में प्लेयर है। उसके बाद दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हो जाएगा। उसके बाद आपका देन इज चीयर्ड नो मोर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क टू बी अ काउच फॉर लग्जरी एंड डैम्ड इंसेस्ट, दिस इज द सेड बाय घोस्ट। ये घोस्ट के द्वारा बोला जाता है, कहाँ पे बोला जाता है घोस्ट के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हैमलेट में बोला जाता है। कहता कौन है, ये किंग हैमलेट कहता है। प्रिंस हैमलेट की बात नहीं हो रही है, प्रिंस हैमलेट के फादर किंग हैमलेट,
वो कहते हैं ये डायलॉग हैमलेट के पिता का भूत कहता है, जो अपनी हत्या गर्टरूड के क्लॉडियस से शादी करने पर नाराजगी जताते हैं। Yet I do fear thy nature, it is too full over the milk of human kindness. These lines are from Macbeth and spoken by. ये लाइन ना मैकबेथ से ली गई है और किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ बैंको। तो ये लेडी मैकबेथ अपने पति की जो करुणा प्रिय प्रवृत्ति है उसकी कमजोरी में, मतलब यहाँ पे जब डंकन को मारना रहता है ना तो इसके अंदर थोड़ी सी दया आती है। लेडी मैकबेथ के अंदर भले ही ना दया है, लेकिन मैकबेथ के अंदर थोड़ी दया आती थी कि नहीं हम नहीं ऐसा कर सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या हो गई, उसको बहका ले गई। ये कहती क्या है, फिर कह क्या रही है, तुम्हारे अंदर जो करुणा है ना, ये जो टेंडेंसी मिल रही है तुम्हारे अंदर, जो दया है, ये तुम्हें कमज़ोर बनाएगा। अगर तुम्हें सत्ता हासिल करना है, तो तुम्हें राजा की गद्दी पानी है, तो ये निकाल दो, ये तुम्हारी एक कमज़ोरी है। तो ये लेडी मैकबेथ कहती है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये देखिए, लेकिन इतना ही रहने देते हैं, है ना। 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना ही बहुत है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन को कंटिन्यू किया जाए, तो आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। और पेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। पेड पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।